हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जेपी दलाल ने दावा किया है कि हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां सरकार हर किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा देगी। भिवानी में दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरण समारोह में पहुंचे जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसानों की सरसों और गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी। और वहीं फसलों की खरीद को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरसों, गेहूं और चने की खरीद शुरू हो गई है। और वहीं कई जगह खरीद शुरू ना होने पर उन्होंने कहा कि अभी गेहूं की कटाई शुरू ना होने के चलते गेहूं की खरीद नहीं हो रही। इसके साथ उन्होंने कहा कि जे फॉर्म कटने के 72 घंटे तक किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचा तो जितने दिन लगेंगे उतने दिन का 9% ब्याज किसानों को दिया जाएगा। आज से हमने सारी मंडियों में खरीद हमारी तरफ से शुरुआत कर दी है। सब मंडियों की सफाई करवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, मंडी के गेट पे कंप्यूटर वाले सहायक अलग से बैठाए। लेकिन अभी कटाई का 2-4 दिन लगेगा। किसानों से मेरी प्रार्थना है कि फसल को सुखा के लाएं, साफ सुथरा लेके आएं, ताकि आपको किसी भी तरह की मंडी में भी इंतजार ना करना पड़े। और जितना भी, चाहे वो सरसों हो चाहे वो गेहूं हो, पूरी की पूरी खरीद हम करेंगे। और किसान भाई को जे फार्म कटने के 72 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा देंगे। अगर उसको एक दिन भी लेट होता है तो उसका ब्याज जो है, एक दिन का ब्याज उसके खाते में डालेंगे। हमारी कोशिश ये है कि सब किसानों को सही समय पर उसको। और वहीं चरखी दादरी में कोर्ट की तारीख भुगतकर घर जा रहे कार सवार 6 युवकों पर फायरिंग कर दी। दरअसल बाइक में सवार 6 नकाबपोश हमलावरों ने युवक पर फायरिंग कर दी और इस दौरान दादरी के चंद्रपाल को 2 गोलियां लग गई, जिसके इलाज के लिए उसे चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले को लेकर फायरिंग में घायल चंद्रपाल ने बताया कि वो कोर्ट की तारीख भुगतने के बाद घर जा रहा था। अचानक 2 बाइकों पर सवार लोगों ने फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने संयुक्त रूप से कार्य करते हुए रोकी हत्याकांड के बाद फरार चल रहे फरीदाबाद जिले के 4 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भैंसरावली निवासी विनोद उर्फ बिन्नी और राहुल उर्फ नन्नू, पलवल के चांदहट निवासी अजीत और तिंगाव निवासी कपिल का नाम शामिल है। आरोपी विनोद उर्फ बिन्नी पर 50,000 का इनाम और शेष 3 आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। तो यहां इन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चारों बदमाश कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे, जिनकी धरपकड़ आज पुलिस ने की है। कई महीनों से पुलिस इन्हें पकड़ने में लगी हुई थी। जहां पर प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं सोनीपत के गांव सांदल खुर्द का प्राथमिक विद्यालय टीचरों के अभाव में बंद होने की कगार पर जा पहुंचा है। जहां गांव के लोग अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ने नहीं भेजना चाहते क्योंकि विद्यालय में एक ही टीचर पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रही है। टीचर है और एक टीचर इतने बच्चों को संभाल नहीं सकता। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जी कि क्या करे, टीचर लाया जाए और हम अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में एडमिशन कराया जाए। इस हमारे हम गवर्नमेंट के जो हमारे कहे गए हम उसकी पालना करेंगे। ठीक है। यहाँ पे टीचर की समस्या है। मैं एक ही टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ की, मैं ही सारी क्लासेस देखती हूँ। विभाग से जो डाक का काम आता है, मीटिंग्स है, वो सब मुझे ही करना होता है और सारी क्लासेस को पढ़ाना होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। मेरे हिसाब से कम यहाँ पे 2 या 3 टीचर तो जरूर होने चाहिए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, ये संख्या बढ़े। बच्चे अभी यहाँ पे 33 है, ठीक है। पहली में 3 है, दूसरी, तीसरी, चौथी में 8 बच्चे हैं और 5वीं में 6 बच्चे हैं। अगर 5वीं वाले 6 बच्चे अभी यहाँ से चले जाते हैं तो संख्या 25 के 5 पहुंच जाती है। और जो गांव वाले हैं उनका कहना क्या है कि यहाँ पे एक ही टीचर है, हम कैसे उसके भरोसे अपने बच्चों को करवाएं। वो कभी मीटिंग में जाएगा, कभी डाक बनाएगा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। जो कि उनकी जो शिकायत है बिल्कुल जायज है।
तो यहाँ आप ये सोनीपत के स्तांदल खुर्द गांव की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां केवल एक ही शिक्षिका है जो कि पहली से लेकर 5वीं तक की तमाम छात्र छात्राओं को पढ़ाती हैं। इनका कहना है कि यहाँ का तमाम काम वही संभाल रही हैं और इस स्कूल की बदहाली की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे मजबूर हैं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाएं और बाहर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते किस तरह से उन्हें भेजा जाए। पानीपत से महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता एक मामला सामने आया है। पानीपत में मंचले इतने बेखौफ हो चुके हैं कि छात्राओं को परेशान करने से भी नहीं डरते। जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक 9वीं कक्षा की छात्रा को एक मंचले ने स्कूल के गेट के बाहर ही पकड़ लिया और बात न करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। जब बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो छात्रा को सुरक्षा के साथ उसके घर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक छात्रा के भाई का ही दोस्त है। तो यहाँ ये पानीपत से जो खबर सामने आई है, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़े करती है। जहां तक पुलिस प्रशासन का कहना है कि हर कॉलेज के बाहर एक विमेन पीसीआर तैनात रहती है, लेकिन यहां पर ये सवाल उठता है कि जब उस लड़के के साथ इस तरह की बदतमीजी की गई, इस तरह की बदसलूकी की गई, उस वक्त कोई पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बिजली का बिल न भरने की वजह से सफीदों के थाना सिटी और सदर थाने का कनेक्शन काट दिया गया है। बता दें कि दोनों ही थानों का बिजली बिल चौंकाने वाला आया है। सिटी थाने का बिल 8 लाख और सदर थाने का बिल 1.5 लाख रुपए आया था, लेकिन बिल न भरने की वजह से बिजली विभाग ने दोनों थानों के कनेक्शन काट दिए। लग रहे हैं उनका एक बिजली का बिल बकाया है और मामला उच्च अधिकारियों की नॉलेज संज्ञान में भी डाला गया है। तो क्योंकि डिपार्टमेंट का, हमारा बिजली विभाग का इस टाइम 31 मार्च तक रिकवरी के ऊपर पूरा फोकस है। किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी प्राइवेट पर्सन का पैसा बकाया तो हम उसको पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं कि वो पैसा रिकवर किया जाए। और उसी अभियान में क्योंकि थानों का पैसा लंबा टाइम से बकाया था, हमने उनसे उनकी अथॉरिटी से भी बात करी है, हमारी हायर अथॉरिटीज़ की नॉलेज में भी हैं। तो यही सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के उपायुक्तों के साथ मीटिंग की, जिसमें कई कार्यों की समीक्षा की गई। इस मीटिंग में सीएम ने स्वामित्व योजना, ऑनलाइन म्यूटेशन, ऑनलाइन जमाबंदी और जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में समीक्षा लेते हुए इन सभी विषयों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने स्वामित्व योजना के तहत अधिकारियों से कहा कि ये योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और इसके तहत हमें बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए लाभार्थी को इसका लाभ भी दिलवाना है। बैठक में हमारे जिले के स्वामित्व स्कीम के बारे में रिव्यू हुआ और जल जीवन मिशन के बारे में भी बात हुई और ऑनलाइन म्यूटेशंस के बारे में और ऑनलाइन जमाबंदियों के बारे में भी रिव्यू हुआ। तो इसमें हमारे जिले में जल जीवन मिशन पे हम जो जहां भी पंचायतों की कमेटियां बन गई हैं जो पानी की वेस्टेज को रोकेंगी और जो टैप्स हैं उनका ख्याल रखेंगी, तो उन कमेटीज को अब ये वाटर वर्क्स भी हैंड ओवर करा रहे हैं ताकि वो स्वयं सक्षम बनकर और अपने वाटर वर्क्स को स्वयं चलाएं और पानी की वेस्टेज को रोकें। पानीपत के गांव बाबेल में जमीनी विवाद के चलते 2 चचेरे भाई हवालात में बंद थे और वहीं गुरुवार को हवालात में ही दोनों में फिर से झड़प हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिसकर्मियों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सुशील दिन में 9:30 बजे के करीब 13-17 चौकी में आपसी 2 कैदियों की रंजिश के कारण दुर्घटनावश हमारे पास लेकर पहुंचा है। मरीज की हालत काफी गंभीर है, सांस खींच के ले रहा था। सारा तत्पश्चात उसका उपचार किया गया। स्टेबलाइज करने के बाद सीटी स्कैन कराया गया, जिसमें काफी रूप से चोट आई है। मरीज को अभी वेंटिलेटर पे डाला हुआ है। अपनी तरफ से कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत सिरसा में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है। जिले में इस आयु वर्ग के करीब 1 लाख लोग हैं जिनको अब वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। इससे पहले 45 वर्ष से अधिक उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी जो कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे, लेकिन अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का वैक्सीन लगाई जा सकेगी।
जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस के मुताबिक आज 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर सभी आयु के वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन भारत सरकार ने अलाउ कर दिया है। तो हमारी टीम्स का गठन पहले ही इन लोगों को, क्योंकि 45 से 59 साल वाले पहले कोमॉर्बिड हम करते थे, तो अब 45 से ऊपर सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। तो इस संबंध में गाइडलाइंस कल इशू कर दी गई थी, तो मेरी सभी टीम्स वैक्सीनेशन कर रही हैं। और आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि इनका जो हमारा जो लगभग जो निर्धारित लक्ष्य रहेगा 1,16,560 के करीब, तो इसको हम अगले 28 दिन में पूरा कर लेंगे। आज भी जैसे हमारी एक्टिविटी जारी है वीरवार और शुक्रवार, क्योंकि हमारे जो कोविड की वैक्सीनेशन पूरे सिरसा जिले में जारी रहती है, तो अब तक तकरीबन 1100 के करीब लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। 1 अप्रैल यानी आज से वैक्सीनेशन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। देश भर में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाकर चौथे चरण की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश के सभी सामान्य अस्पतालों में निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है और वहीं अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। बता दें कि वैक्सीनेशन की समस्या जो है वो अब नहीं आगे आती नजर आएगी, क्योंकि जो वक्त है वो सुबह 9 से 3 बजे तक का तय किया गया है, जिसमें सभी वैक्सीन के लिए तमाम अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन 45 इयर्स एंड अबव पॉपुलेशन का लगाने के लिए जो चरण चलाया जाएगा, उसमें सभी लोग जो 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, 45 और 45 से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं, वो सभी अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इससे पहले 45 एंड अबव में विद कोमॉर्बिडिटीज़ के लिए ही खोला गया था, लेकिन अब इसमें सभी शामिल हैं। 45 ईयर्स से अबव जितने भी पॉपुलेशन है उन सबको वैक्सीनेशन दी जाएगी। रोहतक में गुरुवार सुबह झज्जर रोड पर कन्हेली गांव के पास ओवरब्रिज से पीजीआई के कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। आत्महत्या है या फिर हत्या करके शव लटकाया गया है, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। पीजीआई थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। थाना प्रभारी राजू सिंधु ने बताया मृतक की पहचान सेक्टर 2 निवासी आकाश दहिया के रूप में हुई, जो पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में काम करता था। राहगीरों ने शव को लटका देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक के गले से खून निकल रहा था। तो यहां ये हत्या है या फिर आत्महत्या है, इसको लेकर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। ओवरब्रिज पर फंदे से लटकाए शव मिला। राहगीरों ने चलते चलते यहां पीजीआई के कर्मचारी के शव को देखा, पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकाल कर देखा तो गले से खून निकल रहा था। हालांकि अभी तक ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। गर्मी की शुरुआत होते ही पीने के पानी की समस्या शुरू हो गई है, जिसके चलते कॉलोनी वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को रोहतक की रैनकपुरा कॉलोनी वासियों ने सड़क को जाम कर दिया और जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यहां जन स्वास्थ्य विभाग हर घर को हर रोज पानी देने का दावा करता है, लेकिन उनके घरों में सरकारी नल से कोई पानी नहीं आ रहा और अगर थोड़ा बहुत पानी आता है तो वो टूटी हुई लाइनों की वजह से काफी गंदा है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। रैनकपुरे में पानी की समस्या आज से नहीं काफी समय से चल रही है। 250 घरों में आज के युग में रैनकपुरे में पानी पीने के लिए नहीं है, जबकि प्रशासन ये कहता है कि भाई 2 टाइम हम रोहतक वासियों पानी देंगे, जबकि रैनकपुरे में 1 टाइम की सप्लाई, वो भी तीसरे दिन। अच्छा, जो तीसरे दिन के अंदर 22 मिनट के अंदर पानी आता है, 8 मिनट गंदा पानी नालियों में बहा जा रहा है, जबकि 22 मिनट तीसरे दिन पानी आ रहा है। और जी हमारे रैनकपुरे में कई दिन से पानी नहीं आ रहा है और अब से नहीं बल्कि 3-4 साल हो गए यह समस्या है। हर साल हम ऐसे रोड जाम करे हैं और पानी तो देखो सब नहीं चाहिए है। जिसमें पानी नहीं मिलता वे अपनी जो सरकारी लाइन है उनमें तोड़ दे हैं, फिर आगे पानी पहुँचता नहीं और जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, उनमें गंदा पानी जा रहा नाले का सीवर का। और हम रैनकपुरे वाले सभी इतने परेशान है। एक आधा टैंकर आ है उस पर गाँव वाले की लड़ाई मच है और किसी का तो ये मोटर वगैरह लगा। वहीं करनाल में प्रशासन ने मेन बाजार में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद इस फैसले को लेकर
दुकानदार नाराज देखे। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन के इस फैसले से उनकी दुकानदारी पर असर पड़ेगा, इसीलिए गुरुवार को दुकानदारों ने इस फैसले का जो है वो विरोध किया और आधा शटर बंद किया। इस दौरान दुकानदारों से प्रशासन से अपील की गई कि वो दोपहिया वाहन की परमिशन दे दें ताकि दुकानों पर ग्राहक आ सकें। जी आज का इनका कल रात को मैसेज मिला नहीं हमारे को, कल से टू व्हीलर बंद है। और ये रीज़न समझ नहीं आया टू व्हीलर क्यों बंद किए हैं इन्होंने। ऐसा कोई है नहीं यहाँ पर, ऐसा कोई मॉल तो है नहीं कि टू व्हीलर बगैर तो काम चल ही नहीं सकता किसी का। अगर टू व्हीलर नहीं आएगा यहाँ पर, कस्टमर ही नहीं आएगा। आपके सामने आप बाजार के हालात देख लो, आप बिल्कुल बाजार खाली पड़ा है। तो हमारा जो काम है इस बाजार का तो मेन काम है वो लेडीज़ और बच्चों के ऊपर डिपेंड। लेडीज़ और बच्चे सब उसी पे आते हैं, एक्टिवा वगैरह पे आते हैं, टू व्हीलर्स पे आते हैं ना। टू व्हीलर बंद कर दिया इन्होंने, ई रिक्शा बंद कर दी। जब यहाँ पर आना जाने बंद हो तो व्यापार ही बंद हो जाएगा। पास करेंगे और क्या करेंगे, कोई कस्टमर तो आ नहीं रहा है बिल्कुल भी। सवेरे से खाली बैठे, नाश्ते का काम है हमारा पूरी लस्सी का। कस्टमर आता ही नहीं है, पैदल कोई चलना नहीं चाहता। इतनी दूर कोई स्कूटर खड़ी करके आएगा या फोर व्हीलर जो भी है, फोर व्हीलर। चलो टू व्हीलर तो आना नहीं दो यहाँ पे, बिल्कुल खाली बैठे। लेबर देखो आप, बिल्कुल। भिवानी में आदर्श महिला महाविद्यालय के ग्राउंड में अज्ञात कारणों के चलते सूखे घास फूस और लकड़ियों के ढेर में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो यहां ये खबर भिवानी से है, जहां आदर्श महिला महाविद्यालय के ग्राउंड में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पाया, जिससे खतरा टल गया। गोहाना सिटी पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान के बाहर खाली प्लॉट में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 टीमें गठित कर मौके से 7 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,17,380 रुपए कैश भी बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी गैम्बलिंग एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए युवक सभी गोहाना और आसपास क्षेत्र के गांवों के रहने वाले हैं। तो यहां ये पुलिस जुआ खेल रहे आरोपियों को पकड़ते हुए नजर आ रही है। पहले भी इन आरोपियों पर इस तरह के कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कैथल में आज लघु सचिवालय में भट्टा मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और यहां भट्टा मजदूरों की मांग है कि 21 जनवरी से मजदूर लगातार काम धंधा खोकर प्रशासन के दरवाजे पर चक्कर लगाने को मजबूर हैं। मजदूरों की मांग है कि महंगाई अनुसार उनकी मजदूरी में इजाफा किया जाए। इसके साथ ही जो सरेआम श्रम कानूनों की अवहेलना की जा रही है, उस ओर ध्यान देते हुए श्रम कानूनों की रक्षा की जाए। जी वही है जी, हम गरीब आदमी हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है। रेट के ऊपर जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तो रेट भी तो बढ़ना चाहिए। 3 साल से लोग यहाँ का रेट मार्केट का नहीं बिल्कुल बढ़ा, 1% भी नहीं बढ़ा। और जी हम बार बार मालिक से, हमारी दुश्मनी नहीं है कोई, मालिक हमें खुश होकर देता है, जो मर्जी देता है हम उसी में खुश हो जाएंगे। महंगाई के हिसाब से अगर लगाया जाए तो 7 रुपये 15 दिन में घी की थैली बढ़ चुके हैं। बताओ कहाँ हमारे देश में घी की कमी नहीं है कोई। प्रश्न ये है जी, हम अपने गरीब आदमी की सहायता करना चाहते हैं जी। ये करना चाहते हैं कि हमें 2 रुपये का भाव भी मिलना चाहिए, जो हम पथेर करते हैं हमें रेट भी मिलना चाहिए, जो हमें मजदूरी से टाइम के अनुसार करनी चाहिए हमें, और टाइम के अनुसार हमें चीज़ मिलनी चाहिए। हमारी मजदूरी भी हमें साथ मिलनी चाहिए। जब हमारे बाड़ा भूखे मरेंगे तो हम क्या करेंगे फिर इस बात का। हम इस भट्टे मालिक से यह सुविधा चाहते हैं कि हमें 2 रुपये का हमें मजदूरी हमारी बढ़ाओ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।